अस्सलाम वालेकुम। स्केलर प्रोडक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके डेरिवेशन, उसका फॉर्मूला, हम लोग ये सारी चीज़ें देख चुके हैं एग्जांपल्स के साथ। स्केलर प्रोडक्ट देख चुके हैं। इस लेक्चर में हमें स्टार्ट करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि जब अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है, बी डॉट बी भी ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। यानी कि चाहे मैं ए को पहले ए को लिखकर फिर बी से मल्टीप्लाई करवाऊँ, या चाहे मैं पहले बी को लेकर फिर ए से मल्टीप्लाई करवाऊँ, दोनों का आंसर मेरे पास ए बी कॉस थीटा आ रहा है। यानी कि दोनों का आंसर मेरे पास सेम आ रहा है। इसी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसी को यही प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव कहलाती है। ठीक है, और ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो अगर ये पूरा का पूरा आपके पेपर में ड्राइव करने के लिए आया तो आप पिछले वाले लेक्चर से इसको लेंगे। ठीक है, और अगर सिर्फ ये प्रॉपर्टी में आते हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। तो देखो, हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ए डॉट बी आपका बी डॉट ए के इक्वल है, क्योंकि इनके दोनों के आंसर्स जो हैं वो बिल्कुल क्या है, सेम है। ठीक है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। दिस सिंपली मीन्स दैट द ऑर्डर ऑफ वेक्टर इन द डॉट प्रोडक्ट डजंट मैटर। ठीक है, यानी कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब जो तरतीब है, चाहे पहले ए को बी से करवाऊँ या चाहे बी को ए से करवाऊँ, तरतीब डजंट मैटर इन वेक्टर इन डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में तरतीब मैटर नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, द स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। ठीक है, बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। एक दफ़ा अगर आपके समझ में आ जाएगा तो आप कहोगे इसको तो याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो गौर से सुनना, जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब जो आपस में दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर। फॉर एग्जाम्पल, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, इन दोनों के दरमियान आपके पास बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, अगर इन दोनों के दरमियान आपस में 90 डिग्री बन रहा है तो कह रहे हैं कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। यार बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हम लोगों ने, कि ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। व्हाट्स एवर ए और बी की जो भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इट डजेंट मैटर। अगर आप कॉस थीटा की जगह पर अगर आप कॉस 90 डिग्री पुट करोगे, आप कैलकुलेटर में चेक कर लो, इट्स ऑलवेज जीरो। ठीक है, जब कॉस 90 आपके पास जीरो हो गया तो वो ए और बी की जो भी वैल्यू हो, जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास जीरो ही आएगा। सिंपल सी एक लॉजिक है, इसमें याद करने वाली भी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, ए और बी कह रहे हैं कि कंसिडर करें कि ए और बी आपके पास दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो आगे हमसे कहना है कि देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉस थीटा की जगह पर 90 डिग्री पुट करेंगे। कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, जब जीरो ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जीरो आएगा। ठीक है, बिकॉज कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। आगे हमसे ये लोग कहते हैं कि इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, अगर हम लोग यूनिट वेक्टर्स निकालते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स अगर निकाले जाएँ तो यूनिट वेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा आई जे के। आई अलॉन्ग द एक्स एक्सिस शो करता है डायरेक्शन, जे वाई एक्सिस, के जेड एक्सिस। ठीक है, अगर हम यूनिट वेक्टर्स की सूरत में देखते हैं डॉट प्रोडक्ट को, ठीक है, और तो हमें ये बात पता है यूनिट वेक्टर्स में हम लोग एक चीज़, देखो सारे टॉपिक्स ना आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर आप पीछे के लेक्चर्स नहीं आपको क्लियर होंगे तो आगे आपको समझ में ऑब्वियसली नहीं आएगा। ठीक है, सभी कुछ हम पढ़ चुके हैं। यूनिट वेक्टर्स आई जे के ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, हमेशा आई और जे आपस में 90 डिग्री पर होंगे, जे और के आपस में 90 डिग्री पर होंगे, और के और आई भी हमेशा 90 डिग्री पर होंगे, तीनों आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, यानी यूनिट वेक्टर्स 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, तो अगर इन केस मैं आई डॉट जे निकालती हूँ, आई डॉट जे अगर मैं निकाल रही हूँ तो ऑब्वियसली इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो, आपको पता होना चाहिए। हमेशा इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ऑब्वियसली कॉस 90 अगेन जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब कॉस 90 जीरो हो जाएगा तो आई और जे जो कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पर तो 1 1 लिया हुआ है, लेकिन मैं तो कहती हूँ अगर 1 1 ना भी लिया हुआ, अगर आई जे भी आप लिख दो, ठीक है, गलत कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जीरो से वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं जे डॉट के करवाती हूँ, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी थी कि मैंने आई को जे से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, आई को जे से करवा दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं जे को के से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। ठीक है, चलो जे को के से करवा के देखते हैं। तो अगेन जे और के का क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है ना, ए और बी का मैग्नीट्यूड होता है, तो यहाँ पर जे और के आपस में मल्टीप्लाई होने, तो जे और के का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, फिर कॉस 90 अगेन जीरो। ठीक है, फिर ये सब कुछ मल्टीप्लाई होकर आंसर अगेन जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि के को आई से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए। अगर मैं के को आई से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तब भी के आई कॉस 90 में पुट करूँगी, अगेन जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फाइनल जो कंक्लूजन निकला है इस वाली प्रॉपर्टी का, वो आपके पास ये निकला है कि आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, अगर अलग अलग यूनिट वेक्टर्स आपस में डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, हमेशा आंसर आएगा जीरो।
अब आप चाहे इसको इस कॉन्सेप्ट से याद रखो या आप चाहे इस चीज़ का रट्टा मारो, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। वैसे कॉन्सेप्ट से पढ़ाया है तो कॉन्सेप्ट आपको पता भी होना चाहिए। कॉन्सेप्ट से पता होगा तो आगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तो आगे किसी भी तरह के सवाल में आप किसी भी तरह फंसोगे नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्या याद होना चाहिए कि आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। अगर इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट है और ये दो अलग अलग यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। द स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज मैक्सिमम एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ये भी बिल्कुल इसी तरह 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। बस एक ऐसी बात है ना कि सारी चीज़ें आप लोगों को अब पता हैं, ठीक है। जिन्होंने पिछले लेक्चर्स ले लिए उनको अब ये सारी चीज़ें पता है, बस क्या है हम उसको मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। अब हमसे ये कह रहे हैं कि जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है दो पैरेलल वेक्टर्स का, लास्ट वाली प्रॉपर्टी में क्या था, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स थे जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री था, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हों, पैरेलल वेक्टर्स अगर एक वेक्टर ऐसे है दूसरा वेक्टर भी ऐसे, यानी कि इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, अगर मैं इनको एक साथ इस तरह से ड्रॉ करती हूँ तो इन दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों आपस में पैरेलल हैं, इन दोनों में कभी कोई कनेक्शन नहीं हुआ है, कोई पॉइंट पर ये दोनों जैसे पैरेलल ऐसे होता है ना आमने सामने, किसी पॉइंट पर एक नहीं हो रहे कि इनके दरमियान कोई एंगल ड्रॉ किया जा सके, तो एंगल इनके दरमियान क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। चलो पैरेलल का मतलब 0 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम होगा, उससे ज़्यादा डॉट प्रोडक्ट कभी भी नहीं आएगा जितना 0 डिग्री पर आएगा। आप जितने भी डॉट प्रोडक्ट्स निकाल कर देख लो, कभी भी आप कोई सा भी एंगल पुट करके देख लो, जब आप 0 डिग्री पुट करोगे ना उससे ज़्यादा मैक्सिमम आंसर कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आंसर आता है 0 डिग्री के ऊपर, ठीक है। और वो उनके आगे एक और बात फरमा रहे हैं कि वो उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जो भी आंसर होगा मैक्सिमम तो होगा, साथ में वो उन दोनों वेक्टर्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। दोनों तरह से हम इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है, ताकि हमें दोनों बातें समझ में आ जाए हेडिंग की, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ठीक है, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, एंगल जो है इनके दरमियान 0 डिग्री है। फिर अगेन मैंने फॉर्मूला पुट किया, थीटा को मैंने 0 डिग्री पुट किया, कॉस जीरो आप कैलकुलेटर में देखोगे आपके पास आएगा 1। कैलकुलेटर में क्या देखोगे आपको याद होना चाहिए, कॉस 0 का आंसर आएगा 1, ठीक है। ए बी कॉस 0 ए बी मल्टीप्लाई बाय 1, जब आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा आपका ए बी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो क्या, ये आंसर आपके पास मैक्सिमम आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हमसे क्या कह रहे थे कि अगर एंगल हम 0 डिग्री पुट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स, ए और बी क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा, ठीक है। प्रूफ हो गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। आगे मूव करते हैं। सिमिलरली इसी तरह द स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। वैसे तो इसकी अलग हेडिंग होनी चाहिए थी, लेकिन खैर पैरेलल से कनेक्ट इसको कर दिया। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हों यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शंस ऑपोजिट हो, हम लोग पढ़ चुके हैं, पैरेलल एंटी पैरेलल भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो, एक इस तरह जा रहे हो एक इस तरह जा रहे हो, ठीक है, दोनों एक ही एक्सेस पर हो, ठीक है, तो इनके दरमियान एंगल क्या हो जाएगा, डी पे भी आप देखोगे तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये भी इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स के, लेकिन विद नेगेटिव साइन। वैसे भी आंख बंद करके, अगर आप लोगों ने शुरू के लेक्चर्स लिए हैं मेरे, तो आपको पता होना चाहिए, आंख बंद करके बिना किसी सॉल्यूशन के, यार यहाँ पर तो एक सॉल्यूशन से एक आंसर मिल रहा है हमें, जो मिल रहा है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप लोगों को अगर पीछे कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए हुए होंगे तो आप लोगों को ये चीज़ आंख बंद करके पता होनी चाहिए कि अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि दोनों एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शंस में, और नेगेटिव साइन लगेगा ही लगेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन ऑलवेज शो ऑपोजिट डायरेक्शन इन वेक्टर्स, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे तो हमेशा नेगेटिव साइन लगेगा, ये शो करने के लिए कि वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, ठीक है। तो इफ ए एंड बी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर देन एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, ठीक है। एंगल उनके दरमियान 180 डिग्री हो गया। कॉस 180 आप पुट करोगे, कॉस 180 -1 के इक्वल होता है। ए और बी मल्टीप्लाई में -1 माइनस ए बी, ठीक है। तो अगेन क्या हो गया, ये आ गया, ये प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स के इक्वल आ गया, लेकिन विद नेगेटिव साइन आया। नेगेटिव साइन इज शोइंग दैट देयर डायरेक्शन इज ऑपोजिट, ठीक है। सिंपल है, 3 हमारे पास हो गई प्रॉपर्टीज। चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, ये और भी ज़्यादा आसान है। हमसे क्या कहना है, द स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। कह रहे हैं कि अगर उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, यानी कि ए को ए से ही मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, कैसे मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, डॉट प्रोडक्ट की स्केलर प्रोडक्ट करवा दिया जाए, तो हमेशा जो आंसर आएगा उसी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई एक प्रॉपर्टी भी याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। ये था वेक्टर ए के साथ ही मल्टीप्लाई करवा दिया। फॉर एग्जांपल अगर वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है तो अगर इसी से मल्टीप्लाई करवाने
तो वो भी तो इसी डायरेक्शन में होगा ना, कॉमन सेंस की बात है, यानी कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए इस डायरेक्शन में इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दूसरा भी हम इसी डायरेक्शन में लेंगे, अगेन एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो, जब टेल से टेल जुड़ेगी तभी कोई एंगल बनेगा, अगर हेड से टेल जुड़ रहा है तो हमेशा एंगल 0 डिग्री आएगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे, पहले ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता था, अब बी भी आपका ए ही है, ठीक है, तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा की जगह ए कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री आप पुट करोगे, कॉस 0 डिग्री का आंसर 1 होता है, तो 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 मल्टीप्लाई है ए आपके पास ए आ जाएगा। ए मल्टीप्लाई ए क्या है, ये मैग्नीट्यूड्स हैं ए के, ठीक है, ए मल्टीप्लाई है ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ हम देखेंगे, जिस तरह हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 2 में देखा था, बिल्कुल उसी तरह यूनिट वेक्टर्स की सूरत में इसको देखेंगे। यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के, देखो सुनना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वेक्टर्स ले रहे हैं सेम, यानी कि यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स भी हम लोग क्या लेंगे, सेम लेंगे। अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो ये भी आई है, ये भी आई है, ठीक है। अगर मैं आई को आई से मल्टीप्लाई करवाती हूँ, पहले तो इसे समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आई को आई से मल्टीप्लाई करवाती हूँ, इसका मतलब दोनों के दरमियान एंगल में क्या पुट करूँगी, 0 डिग्री पुट करूँगी। अगर मैं जे को जे से मल्टीप्लाई करवाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सेम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सेम वेक्टर्स इट सेल्फ है, ठीक है, सेम है। वो वाली प्रॉपर्टी में क्या था, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई अलग अलग थे, उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री था, इसीलिए हमने उन्हें परपेंडिकुलर वाली हेडिंग में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल 0 डिग्री है, ये दोनों इट सेल्फ सेम है, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, इसलिए हम इसे इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, अगर मैं आई डॉट आई करवाती हूँ, एंगल क्या होगा 0 डिग्री, जे डॉट जे करवाती हूँ, अगेन एंगल क्या होगा 0 डिग्री, के डॉट के करवाती हूँ, अगेन एंगल क्या होगा 0 डिग्री, ठीक है। और कॉस 0 का आंसर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, हमसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, कह रहे हैं कि यूनिट मैग्नीट्यूड का वर्ड याद रखना है, ठीक है, आगे हम इसको क्लियर करते हैं, यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि भाई आई डॉट ए आई क्या हो जाएगा, आई कॉस थीटा, कॉस 0 हम पुट करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, अगर पीछे क्या कहा हुआ था, अगर मैग्नीट्यूड यूनिट मैग्नीट्यूड हो, यूनिट का मतलब होता है 1, यानी कि अगर मैग्नीट्यूड 1 हो तो आंसर क्या आएगा, आपके पास 1 आएगा, ठीक है। देखो, अगर आई का मैग्नीट्यूड आपके पास 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, फिर कॉस 0 का आंसर 1, ठीक है। तो इस तरह सारे 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है, यूनिट मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे, ठीक है। फिर cos 0 1, इस तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। इसी तरह k डॉट के का भी आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि जिस तरह हम लोगों ने किया था कि आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0 के इक्वल है, उसी तरह अब ये भी याद होना चाहिए कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल्स टू 1, ऑलवेज इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये चीज़ें ना आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम आएंगी, ठीक है। अगला स्टार्ट करते हैं, अगला भी इतना ही आसान है। आगे हमसे कह रहे हैं द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बहुत सिंपल है, देखते हैं। लेट वी हैव 3 वेक्टर्स। अब यहाँ पर आगे 3 वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यहाँ पर नाम से ही हमें पता चल रहा है, ठीक है। 3 वेक्टर्स हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। तीनों विच आर डायरेक्टेड इन द गिवन डायरेक्शंस, तीनों अपने अपने डायरेक्शंस पर हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या है हमारे पास कि ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इससे पहले ना हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं। क्या काम करते हैं हम लोग, अपना ज़रा अलजबरा में ये चीज़ें हमें क्लियर होती हैं ना, तो ज़रा वहाँ उस एग्जाम्पल से हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस वाई से, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं भाई ब्रैकेट खोलो, 2 को x से मल्टीप्लाई करवाओ तो हो जाएगा 2x, फिर बीच में प्लस है तो आ जाएगा प्लस, फिर 2 को y से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये हो जाएगा 2y। बेसिकली हमने क्या किया, इस 2 को ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ों के पास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यही चीज़ कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरह हमने 3 वेक्टर्स लिए, वेक्टर ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी से, ब्रैकेट में है b प्लस सी, तो मैं क्या करूँगी, मैं a को b के पास भी ले जाऊँगी और a को c के पास भी ले जाऊँगी। अगर मैं a का, देखो यहाँ पर क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर मैं a का डॉट प्रोडक्ट करवाती हूँ b से तो आंसर आ जाएगा a डॉट b, बीच में प्लस है, मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया। फिर अगर मैं a का डॉट प्रोडक्ट करवाती हूँ c से तो आंसर आ जाएगा a डॉट c। तो मैंने बेसिकली क्या किया, को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों के पास, ये चीज़ कहलाती है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। आगे मूव करते हैं, a डॉट बी प्लस सी, a इसमें क्या ले लेंगे, देखो सुनना, जब हम लोग करते थे a डॉट बी, ठीक है, a
डॉट बी करने पे हम लोग क्या लेते थे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लेते थे, फिर हम लोग बी की प्रोजेक्शन लेते थे डायरेक्शन ऑफ ए पर, ठीक है। इधर इतना लंबा मैं लिख नहीं सकती हूँ तो मैं इसको सिंपल कर रही हूँ, क्योंकि बी की प्रोजेक्शन ए की डायरेक्शन पर बी एक्स के इक्वल होता था, इसलिए अल्फाज मैंने आप लोग याद रखो। हम लोग ए के मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई करते थे, बी की प्रोजेक्शन से जो ए की डायरेक्शन पर होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, समझो फॉर एग्जाम्पल ये पूरा मेरा बी है, ठीक है, और ये हो रहा है ए डॉट बी, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या भूल जाओ, समझो ये पूरा पार्ट मेरा बी है और ये है ए डॉट बी अगर हो रहा है तो मैं सबसे पहले क्या लूँगी, ए का मैग्नीट्यूड लूँगी, फिर दूसरी चीज़ इस ब्रैकेट में जो कुछ भी है मैं इसकी प्रोजेक्शन लूँगी ए के ऊपर, समझ रहे हो आप लोग। पहले क्या होता था, ए डॉट बी क्या होता था, ए डॉट बी में पहले हम ए का मैग्नीट्यूड लेते थे, फिर दूसरा जो कुछ भी होता था उसकी प्रोजेक्शन लेते थे इसके ऊपर। सेम वही यहाँ पर करूँगी, पहले मैं ए का मैग्नीट्यूड ले लूँगी, फिर दूसरा जो कुछ भी है इसकी प्रोजेक्शन ले लूँगी ए के ऊपर, सही है, बिल्कुल वही काम हो जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड ले लिया, प्रोजेक्शन ले ली बी प्लस सी की ए के ऊपर, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ए तो मेरे पास एज इट इज़ आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी ऑन ए क्या हो जाएगा, इसको आप थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू, इतना कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डेवलप कर लिया, ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। अगर इतना समझ में आ गया, आगे का बहुत हलवा है, बस डायग्राम समझ लो, फिर हम लोग चीज़ों को पुट कर देंगे वन बाय वन, ठीक है। देखो ये है हमारे पास वेक्टर ए, ठीक है, ये है वेक्टर बी, ठीक है, चलो वेक्टर ए और वेक्टर बी हो गया, ठीक है। फिर ये है मेरे पास वेक्टर सी, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इन दोनों का, ये जो है मेरे पास वेक्टर बी और वेक्टर सी, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं निकालूंगी तो वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब यही टॉपिक को फॉलो करते करते हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं दोनों को ऐड करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर बी प्लस सी है तो मैं ऐड करवाऊंगी ऑब्वियसली दोनों को, तो मेरे पास आ जाएगा बी प्लस सी, ठीक है। अब मेरा ना इस बी से काम है ना इस सी से काम है इंडिविजुअली, ठीक है। अब जो मैंने दोनों का एक रिजल्टेंट वेक्टर निकाले बी प्लस सी, इस बी प्लस सी से अब मेरा ताल्लुक है, ठीक है। तो अब इस b प्लस सी का इस वेक्टर a के ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, वो x एक्सिस पर है, ठीक है। तो a की डायरेक्शन कहाँ है आपके पास, x एक्सिस पर है, ठीक है। इसलिए अब देखना जो इसकी प्रोजेक्शन है, जो आपके इस वेक्टर की प्रोजेक्शन है a की डायरेक्शन के ऊपर, वो कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, कौन से पॉइंट तक जा रही है, पॉइंट o से स्टार्ट हो रही है और पॉइंट q तक जा रही है, जहाँ तक आपका वेक्टर a है। इसीलिए प्रोजेक्शन ऑफ b प्लस सी ऑन टू a को हमने लिया है OQ, ठीक है। OQ अब देखना, OQ समझ में आ गया, ये रहा मेरे पास OQ, और OQ पूरा इस B प्लस सी की प्रोजेक्शन है A की डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब देखना, अब मेरे पास OQ किसके इक्वल है, कह रहे हैं OQ मेरे पास इक्वल है OP प्लस PQ के, ठीक है। देखना, ये था वेक्टर B, ये थी वेक्टर B की प्रोजेक्शन A के ऊपर, और ये थी OP, ठीक है। ये था वेक्टर C, ये थी वेक्टर सी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर, ए की डायरेक्शन के ऊपर, और ये थी पी से लेकर, ठीक है, ये थी पी से लेकर क्यू तक, ठीक है। तो ये हो गई पी क्यू, ठीक है। तो मैं ओवरऑल ओ से लेकर क्यू तक को कह सकती हूँ ओ पी प्लस पी क्यू, ठीक है। मैं ओवरऑल ओ से लेकर क्यू तक को कह सकती हूँ ओ पी प्लस पी क्यू, ठीक है। तो मैंने वही चीज़ कही है, जो मेरा OQ था उसको मैंने OP प्लस PQ के इक्वल कह दिया। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि B की प्रोजेक्शन है OP और ये C की प्रोजेक्शन है PQ। अगर मैं B प्लस C पूरे की प्रोजेक्शन देखूंगी तो ये हो जाएगी OQ। इसको आप इस सेंस में भी ले सकते हो, ठीक है, दोनों तरह से समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी, ठीक है। A को OP से मल्टीप्लाई करवा दूंगी प्लस A को PQ से मल्टीप्लाई करवा दूंगी। अगर मैं A को OP से मल्टीप्लाई करवा दूंगी तो AOP आ जाएगा, और अगर मैं A को PQ से मल्टीप्लाई करवा दूंगी तो APQ आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई। अब देखना, अब वही चीज़ जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, A तो एज इट इज़ आ गया, लेकिन OP क्या है, OP इस B की प्रोजेक्शन है A के ऊपर, ठीक है। और A कौन से डायरेक्शन में, A x एक्सिस पर है, यानी कि B का कौन सा कॉम्पोनेंट है, OP B का वो कॉम्पोनेंट है जो x एक्सिस के ऊपर है, यानी कि BX है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ OP की जगह BX। सेम इसी तरह PQ क्या है, देखना, PQ है C की प्रोजेक्शन A के ऊपर, A की डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है, ये रहा PQ, ठीक है। और ऑब्वियसली ये C का वो कंपोनेंट है जो प्रोजेक्शन कौन से डायरेक्शन में, प्रोजेक्शन है आपके पास A की, वेक्टर A की डायरेक्शन में, ठीक है, और वेक्टर आपके पास x एक्सिस पर है, तो C का वो कंपोनेंट हो गया जो x एक्सिस पर है, ठीक है। देखो ये है B का वो कंपोनेंट जो x एक्सिस पर है, और ये है C का वो कंपोनेंट जो x एक्सिस पर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर PQ की जगह पर ले लिया CX, ठीक है। अब हम लोगों ने सीखा है, क्या सीखा है हम लोगों ने,
कि अगर देखो यहाँ पर अगर एक स्टेप आप ऐड कर लो तो आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक स्टेप यहाँ पर मिसिंग है, बी एक्स की जगह पर आप लिख सकते हो बी कॉस थीटा, तो ये पूरा हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। सी एक्स की जगह आप लिख सकते हो सी कॉस थीटा, क्योंकि एक्स कॉम्पोनेंट है तो आप इस पूरे की जगह लिख सकते हो ए सी कॉस थीटा, ठीक है। ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी के इक्वल हो जाएगा, ए सी कॉस थीटा ए डॉट सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज़ जो हम लोगों ने ऊपर देखी थी ये पूरी हम लोगों ने ड्राइव भी कर ली है कि ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का वो इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है। हमें ये ड्राइव चीज़ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑल्सो ओबेज एसोसिएटिव लॉ। भाई कम्यूटेटिव लॉ भी ओबे करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ओबे करता है, थर्ड हमारे पास एसोसिएटिव लॉ कह रहे हैं कि एसोसिएटिव लॉ भी ओबे करता है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ को ये याद करने का तरीका मैं आपको सिखा देती हूँ, बाकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है तो हम भी नहीं करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। यानी कि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास ए डॉट बी, ठीक है, ए के साथ कोई स्केलर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये है एम ए डॉट बी, ठीक है। एम अब आपके पास कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर हम एम को ए से मल्टीप्लाई करवाएं और फिर एम ए डॉट बी करवाएं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये ए डॉट एम बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि किस तरह से मैं आपको समझाऊँ, अगर मैं कह रही हूँ, अच्छा रुकें, तो इसको मैं इसके भी इक्वल ले सकती हूँ, एम को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, और ए डॉट बी भी मैं इसको ले सकती हूँ, ठीक है। देखें बात सुनिए, ये तीनों चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर है मेरे पास 2x डॉट वाई, ठीक है, और अगर है मेरे पास x डॉट 2y, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2x डॉट वाई। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान प्लस माइनस नहीं है ना, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 2x y तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं 2 को x के साथ लिखूँ, क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं 2 को y के साथ लिखूँ, या क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं 2 को बाहर लिखूँ और x डॉट वाई लिख दूँ, इट डजेंट मैटर। ये है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकती हूँ। किस तरह, अगर हम फॉर एग्जांपल x की वैल्यू कंसिडर करते हैं 1 और y की वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं 3, ठीक है। अब याद रखना, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। 2x, पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2x की वैल्यू हमने कंसिडर की है 1 डॉट y की वैल्यू हमने कंसिडर की है 3, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा आपके पास, 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा है 6। अब इस पर आ जाओ, हमसे कह रहे हैं x डॉट 2y, x हमने कंसिडर किया है 1 डॉट 2, y हमने कंसिडर किया है 3, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 3 ज़ा 6, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या आंसर आ गया 6, ठीक है। तो इसका भी आंसर आ गया 6। अब इस पर आ जाओ, इस पे हमसे कह रहे हैं 2 फिर x डॉट y, x हमने कंसिडर किया है 1, y हमने कंसिडर किया है 3, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, अगेन क्या आंसर आ गया 6, तो इसका भी क्या आंसर आ गया 6, ठीक है। होप सो, ये तो मेरे ख्याल से आपके सर के ऊपर से गुजर गया होगा, लेकिन होप सो कि अब जिस तरह मैंने आपको मैथमेटिकली करके दिखाया अब चीज़ आपके समझ में आ गई हो कि चाहे हम इस m को, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो फ़र्क तब पड़ता जब प्लस माइनस बीच में होता, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं m को a के साथ लिखूँ, m को b के साथ लिखूँ, या m को अलग से लिखूँ, a डॉट b कर दूँ। अगर मैं a डॉट b कर दूँगी तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा तो, ठीक है। चलो मूव करते हैं, यही कहलाता है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म में हम स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं दो वेक्टर्स का, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, देखते हैं। वेक्टर ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, ठीक है। वेक्टर ए में भाई उसके सारे कंपोनेंट्स होंगे, पीछे से हम लोग करते हुए आ रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू एडिशन, तो हम लोग को ये पता है कि जो वेक्टर ए है वो किसके इक्वल है, वो उसका x कंपोनेंट, उसका y कंपोनेंट, और अगर हम 3 कंपोनेंट्स लेते हैं फॉर एग्जांपल तो उसका z, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि 3 एक्सिस होते हैं ना, x y और z, ठीक है। तो उसका z एक्सिस, ठीक है, तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्वियसली तीनों हिस्से हैं इसके, ए एक्स ए वाई ए जेड, तीनों इसके कंपोनेंट्स हैं, तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। x का यूनिट वेक्टर i होता है, y का यूनिट वेक्टर j होता है, z का यूनिट वेक्टर k होता है, तो ये भी साथ में लिखा है। इसी तरह वेक्टर b हो जाएगा bxi by bz के, ठीक है, ये क्लियर है। अगर मैं a डॉट b करवाती हूँ, यानी कि मैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाती हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा इस तरह से, बस दोनों की वैल्यूज हम पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखना, अब गौर से देखना,
अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि भाई आई डॉट आई हमारे पास आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है, ठीक है। और हम लोग एक और चीज़ जानते हैं कि आई डॉट जे जे डॉट के और के डॉट आई हमारे पास 0 होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा आई डॉट आई, ठीक है। आई डॉट आई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1, ठीक है। तो देखना ये क्या हो जाएगा, अगर ए एक्स बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 मल्टीप्लाई बाय ए एक्स बी एक्स, आपके पास आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम ये दूसरा काम करवाते हैं, हम ए एक्स आई को बी वाई जे के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। भाई ए एक्स और बी वाई तो दूर की बात है, पहले ये देख लो कि आई और जे आई डॉट जे 0 होता है, करवाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर आप करवाते भी हो, बिलफर्ज आप करवाते भी हो, कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन आंसर क्या आ जाएगा भाई, ए एक्स की जो मर्जी वैल्यू हो, बी वाई की जो मर्जी वैल्यू हो, आई डॉट जे आपस में सॉल्व होंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं ए एक्स को बी जेड के साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो आई डॉट के की वैल्यू भी आई डॉट के आपस में क्या हो जाएंगे आपके पास, और मैं आई डॉट के को के डॉट आई की कह सकती हूँ, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ मैंने पढ़ा है, अब मुझे पता है कि मैं आई डॉट के का हूँ या के डॉट आई का हूँ, आंसर सेम आना चाहिए डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। तो आई डॉट के की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, तो अगेन इसको भी मल्टीप्लाई करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने ए एक्स आई को मल्टीप्लाई करवाना चाहा इन तीनों से, तो मुझे फ़ायदा सिर्फ किस में हुआ, मुझे फ़ायदा हुआ आई डॉट आई में, बाकी ये दोनों के आंसर्स क्या हो गए 0 हो गए, ठीक है। और आई डॉट आई को जब मैंने सॉल्व करवाया तो मेरे पास आया ए एक्स बी एक्स, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए एक्स बी एक्स, ठीक है। इधर बहुत डायरेक्ट किया हुआ है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स मिसिंग है, इसलिए मैं आपको कंप्लीट समझा रही हूँ ताकि समझ में भी आए, सर के ऊपर से ना गुजरे। दूसरी चीज़, अब आ जाओ इसकी दूसरी चीज़ के ऊपर। अब ए वाई जे को इसी तरह बारी बारी में तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी, ठीक है। भाई ए वाई बी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जब मैं जे डॉट आई मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो जे डॉट आई का आंसर आ जाएगा मेरे पास 0, और 0 से अगर ए वाई और बी एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, आंसर है 0। इसी तरह जब मैं ए वाई जे को बी वाई जे के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ए वाई बी वाई ऑब्वियसली ए वाई बी वाई बन जाएगा, ठीक है, और जे डॉट जे मेरे पास बन जाएगा 1, तो इस तरह मेरे पास आ जाएगा ए वाई बी वाई, और वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और जब मैं ए वाई जे को बी जेड के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ए वाई बी जेड तो आ जाएगा, लेकिन जे डॉट के मेरे पास आ जाएगा अगेन 0, तो जे डॉट के जो 0 मेरे पास हो रहा है, तो इस वजह से इसको भी करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका मतलब जब मैंने सेकंड वाले को इन तीनों से करवाने की कोशिश की तो मुझे फ़ायदा हुआ जे डॉट जे से, बाकी सारे 0 हो गए, और जे डॉट जे से मेरे पास आंसर आया ए वाई बी वाई, और वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। सेम इसी तरह ए जेड के को मल्टीप्लाई करवाऊंगी, देखो के डॉट आई 0 हो जाएगा, फ़ायदा नहीं, के डॉट जे 0 हो जाएगा, फ़ायदा नहीं, के डॉट के का आंसर आएगा 1, और जब 1 मल्टीप्लाई होगा ए जेड बी जेड से तो हमारे पास आ जाएगा ए जेड बी जेड, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ हमारे काम आती हैं, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। अब मेरे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ रहा है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करवा रही हूँ, ये टॉपिक क्या है मेरे पास, मैं क्या करवा रही हूँ, एडिशन नहीं करवा रही हूँ, मैं प्रोडक्ट करवा रही हूँ। किस मेथड से, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड से, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आई डॉट जे डॉट के सॉरी आई जे और के की सूरत में मैं जो मल्टीप्लिकेशन करवा रही हूँ, डॉट प्रोडक्ट करवा रही हूँ, तो मेरे पास ये आंसर आया, ठीक है, ए डॉट बी का, ठीक है। अब मैं ये जानती हूँ कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के भी इक्वल होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से निकाला कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इस तरह मेरे पास आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए बी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये एक इक्वेशन बन गई, हम दूसरी इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ से कॉस थीटा जो निकाला है, ए बी जो जाकर उधर डिवाइड हुआ, मैंने जस्ट कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने ए डॉट बी की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर ए डॉट बी की पूरी वैल्यू पुट कर दी, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, नीचे ए और बी का मैग्नीट्यूड एज इट इज है, ठीक है। ये आ गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ख़त्म होता है। बहुत इजी था, लेकिन चीज़ें न्यू थी आपके पास, सारी चीज़ें आपको पहले से पता थी, लेकिन बस देखने का अंदाज़ न्यू था आप लोगों के लिए। इसलिए अगर आपको बस एक दफ़ा समझ में आ जाए तो इनमें से कोई प्रॉपर्टी याद करने की आपको इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इंशाल्लाह इसकी एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।